नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिसके लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके विभिन्न जो परिभाषाएं हैं वो हमने पढ़ी थी, जिसमें ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, फोकस दूरी, द्वारक। चित्र के द्वारा हमने इनकी परिभाषाएं, इनकी जो चित्र है उनको पढ़ा था हमने। ठीक है, आप अपना नेक्स्ट जो हेडिंग है वो देखिए आप, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम। जो अपना गोलीय दर्पण है उससे प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेगा। अब अपन जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, जो गोलीय दर्पण पढ़े थे उनसे संबंधित अपन ने जो महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ी थी उनके आधार पर अपन इनके नियम और पढ़ेंगे। उसके बाद में हम प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के अपन पढ़ेंगे 4 नियम, जिसमें पहला पढ़ेंगे अपन समांतर एक्स किरण नियम। समांतर एक्स किरण नियम। दूसरा पढ़ेंगे अपन फोकसीय किरण नियम। फोकसीय किरण नियम। तीसरा पढ़ेंगे अपन अभिलंब किरण नियम। और चौथा पढ़ेंगे अपन तिर्यक किरण नियम। तिर्यक किरण नियम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अपन 4 नियम है, क्या क्या होता है इनको देखते हैं। सबसे पहला अपना होता है समांतर एक्स किरण नियम या समांतर किरण नियम। समांतर किरण नियम। ठीक है, समांतर किरण नियम में क्या होता है, देखो ये मैंने लेंस एक के दर्पण लिया आपने, जिसकी ऊपरी हुई सतह पर मैंने पॉलिश कर दी और ये धंसी हुई सतह पर परावर्तक पृष्ठ है। तो कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में इसका मध्य बिंदु ये क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का ध्रुव है। ये ले लिया अपन ने वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को बताने वाली ये रेखा मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस बिंदु। ठीक है, समांतर एक्स किरण नियम क्या होता है? समांतर एक्स किरण नियम, जो अपना समांतर एक्स किरण नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर अपन प्रकाश की किरण डालते हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं। पहला नियम ये है कि अगर अपन अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हो गए ना, ये देखो इनके बीच की दूरी बराबर है, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहनी चाहिए, वो समांतर होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर अपन ने प्रकाश की किरण डाली, तो ये किरण है परावर्तन के पश्चात है वो फोकस बिंदु से गुजरती है। परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से ही गुजरेगी, ये नियम है समांतर एक्स किरण नियम को। अवतल दर्पण की अपन बात करें तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं, परावर्तन के पश्चात ये हमेशा फोकस बिंदु से गुजरती है, ये नियम है। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करें उत्तल दर्पण की, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र ले लेते हैं सी। ठीक है, और ये मुख्य एक्स हो गया आपके। तो इसमें क्या करते हैं, मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरण डालिए अपन, ये लो। ठीक है, मुख्य एक्स के, तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगा? फैलाएगा। तो ये मान लो इधर फैला दी, तो पीछे की तरफ इसको देखें, पीछे की तरफ ये देखें तो ये मुख्य बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, इसको अपन फोकस बिंदु कहेंगे। तो यानी समांतर आने वाले प्रकाश की किरण है, ये कौन सा
उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखना अपने को कि समांतर एक्स किरण नियम क्या है, मुख्य एक्स के समांतर अगर प्रकाश की किरण डालते हैं तो अवतल दर्पण में ये मुख्य एक्स के समांतर जो प्रकाश की किरण डाली है अपन ने, मुख्य एक्स के समांतर जो प्रकाश की किरण अपन ने डाली है, ये प्रकाश की किरण है, देखो यहाँ मुख्य एक्स के समांतर मैंने प्रकाश की किरण डाली है, तो ये मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरण यहाँ परावर्तन के बाद में ये फोकस बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। ये तो अवतल दर्पण की कहानी होगी। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये मुख्य एक्स के समांतर प्रकाश की किरण डाली है, ये किरण है परावर्तित होगी, क्या होगी? परावर्तित होगी। ये परावर्तित होगी तो इधर होगी, क्योंकि आगे तो जा ही नहीं सकती है, ये प्रकाश की किरण को फैलाता है तो परावर्तित होगी, लेकिन पीछे की तरफ इसको अपन बढ़ाएं, पीछे की तरफ इसको अपन बढ़ाएं तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होती है? फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। समांतर डालेंगे तो फोकस बिंदु से इसमें तो गुजरेगी और इसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ये पहला नियम अपना समांतर एक्स किरण नियम, दोनों ही दर्पण में अलग अलग चार नियमों की कहानी पढ़ेंगे अपन ऐसे। दूसरा अपना है फोक्सीय किरण नियम। दूसरा क्या है? फोक्सीय किरण नियम। फोक्सीय किरण नियम। फोक्सीय किरण नियम क्या होता है? देखो वही अपन लेंस दर्पण बना लेते हैं अलग अलग। ये आपका द्वारक हो गया, ये इसकी मुख्य एक्स बना दी मैंने, ये इसका वक्रता केंद्र सी हो गया, ये फोकस बिंदु एफ हो गया, ये ओ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? फोक्सीय किरण नियम। अभी तो अपने समांतर डाला था, अब क्या करते हैं? इस फोकस बिंदु में से अपन क्या डालते हैं? प्रकाश की किरण को डालते हैं। इस फोकस बिंदु में से प्रकाश की किरण को डाली, ये फोकस बिंदु है, इसमें से अपन ने प्रकाश की किरण को गुजारा है, तो परावर्तन के पश्चात ये किरण है मुख्य एक्स की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद में ये किरण मुख्य एक्स की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। ये दूसरा तीसरा फोक्सीय किरण नियम कि अवतल दर्पण में, ये कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस बिंदु में से, अवतल दर्पण है उसमें से फोकस बिंदु में से अपन प्रकाश की किरण डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात ये किरण मुख्य एक्स के क्या होगी? आपके समांतर हो जाती है। तो पहले समांतर डाली, फोकस में से गुजरी, अब फोकस बिंदु में से डाला है तो ये समांतर हो जाती है। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण की अपन कहानी देखें। ये उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता केंद्र सी, ये दर्पण डाल रहा है। अब की बात कह रहा है फोकस बिंदु, इसका मतलब है यहां से तो ये सिर्फ अपने को गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। कहां से आ रही है? यहां से। तो ऐसे लग रहा है कि फोकस बिंदु में से गुजर रही है, फोकस बिंदु में से गुजर रही है, लेकिन जैसे ये गिरने के बाद में ये क्या हो जाती है? मुख्य एक्स की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण है ये उत्तल दर्पण में होता है। किसमें होता है? उत्तल दर्पण। ठीक है ना? उत्तल दर्पण में देखो फोकस बिंदु से लग रहा है ऐसे कि ये किरण है फोकस बिंदु में से होके गुजर रही है। ठीक है ना? प्रतीत होता है इसमें तो पूरा, लेकिन जैसे ये परावर्तन हो गया तो मुख्य एक्स की क्या हो गई? समांतर। और इधर वास्तव में फोकस में से गुजर रही है, फोकस बिंदु में से गुजर रही है, गुजरने के बाद में क्या होती है? समांतर हो जाती है। और यहाँ हमें लग रहा है कि ये फोकस बिंदु है उसमें से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है कि फोकस बिंदु में से गुजर रही है, और जैसे ये इस दर्पण पे गिरेगी तो गिरने के बाद में मुख्य एक्स की क्या होगी? समांतर हो जाती है। तो दूसरा ये नियम हो गया। ठीक है, तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है अभिलंब किरण नियम। अभिलंब किरण नियम। अभिलंब किरण नियम। अभिलंब किरण नियम क्या कहता है? देखो ये अपन ने अवतल दर्पण ले लिया, ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका एफ हो गया, ये इसका सी हो गया, और ये इसका ध्रुव हो गया। अब कह रहा है अभिलंब किरण नियम।
इसका मतलब प्रकाश की किरण को कहां से गुजारेगा, अविलंब से गुजारेगा। किससे गुजारे, अविलंब से। ये प्रकाश की किरण को अविलंब से मैंने गुजार दिया। अविलंब से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो वापस अविलंब से ही क्या होगी, अविलंब से ही वापस परावर्तित होगी। अविलंब से, दोनों प्रकार के दर्पणों में से होता है। अविलंब से प्रकाश की किरण को अपन क्या करते हैं, अगर गुजारते हैं तो वापस दर्पण पर गिरने के बाद परावर्तित होकर वापस अविलंब से गुजरती है। ठीक है, ऐसे उत्तल दर्पण में बनेगा। ये मान लो प्रकाश की किरण, ठीक है ना, ऐसे लग रहा है अविलंब में से गुजर रही है। तो ये जैसे ही गिरेगी तो गिरने के बाद में वापस परावर्तित होकर इसी सीध में से ही वापस जाएगी, अविलंब से होकर ही वापस आएगी। ठीक है ना, तो ये अविलंब किरण नियम कहलाता है, अविलंब किरण नियम कहलाता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अविलंब से अगर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो अविलंब से होकर वो वापस गुजरती है। यहाँ पर उत्तल में ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, डाल दें तो इधर से अपन, लेकिन देखेंगे तो अविलंब से जा रही है तो इधर से ही वापस परावर्तित होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि अविलंब से डालने पर अविलंब से गुजरती है? ऐसा इसलिए होता है कि दर्पण की इस परावर्तक पृष्ठ है, ये जो दर्पण की परावर्तक मैंने पृष्ठ दे रखी है, इसके प्रत्येक बिंदु से, इसके प्रत्येक बिंदु से ये जो दर्पण है ये अविलंब है, इसका जो ये वक्रता केंद्र है ये इसका अविलंब होता है। इसके किसी भी बिंदु से देखें अपन तो ये अविलंब होता है। तो प्रकाश की किरण आ रही है अविलंब में से तो जाएगी भी अविलंब से, जो अपन ने लिए पढ़ा था परावर्तन में, अगर अविलंब से आ रही है तो अविलंब से वापस जाएगी। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, यहाँ शून्य हो रहा है। इस स्थिति में आपतन कोण परावर्तन कोण का मान कितना हो रहा है, शून्य। जो अविलंब से आ रही है अविलंब से जा रही है, ऐसा ही इसमें होगा। अगर वो अविलंब से आ रही है अविलंब से तो अविलंब से होकर ही वापस जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु से अपन देखें तो वो उस वक्रता केंद्र पर क्या होता है, अविलंब होता है वक्रता केंद्र पर। तो अविलंब समझ गए ना, अविलंब से होगी तो अविलंब से ही वापस जाएगी। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम क्या है आपका, चौथा नियम है तिर्यक किरण नियम। तिर्यक किरण नियम, तिर्यक किरण नियम क्या कहता है, ये अपन ने दर्पण लिया, कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ये इसका फोकस बिंदु अवतल दर्पण, ठीक है। तो अभी तिर्यक किरण नियम क्या कहता है, अपन इस ध्रुव पर किसी भी कोण से प्रकाश की किरण को डालते हैं। ये तो बता दिया कि यहाँ से अगर परावर्तन हो रहा है तो ये इसका क्या हो गया, अविलंब हो गया, क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरता है अविलंब। तो जिस कोण से अपन है यहाँ पे मान लो ये कोण आई से अपन गुजारे हैं तो ये उसी कोण से, जिस कोण से गुजारे हैं उसी कोण से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझे, जिस कोण से ये आके इस पे ध्रुव पे गिरेगी उसी कोण से क्या हो जाएगी, वापस से परावर्तित हो जाएगी। तो ये तिर्यक किरण नियम है, ठीक है, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या कहानी होती है, ये F है, ये C है, ठीक है। तो इसमें भी अपन प्रकाश की किरण को मान लो इस कोण से अपन ने प्रकाश की किरण को क्या किया, इस पे यहाँ डाला हमने, ठीक है, इस कोण से। तो ये अविलंब हो जाएगा इसका, तो उसी कोण से ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। समझ आई बात, उसी कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये तिर्यक किरण नियम होता है, ठीक है ना। चारों प्रकार के नियम बता दिए मैंने, एक बार दोबारा इनको बता देता हूँ। देखो अपने चार नियम पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, ये आगे काम आएंगे आपके, महत्वपूर्ण है इसलिए बता रहा हूँ। समांतराक्ष किरण नियम, दूसरा फोकसीय किरण नियम, तीसरा अभिलंब किरण नियम और चौथा है तिर्यक किरण नियम। तो अपने पहला पढ़ेंगे समांतराक्ष किरण नियम। समांतराक्ष किरण नियम क्या कहता है
कि अवतल दर्पण में यदि अपन मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपकी मुख्य अक्ष होगी, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा किसमें से गुजरेगी, फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। और यहाँ बात करें उत्तर में तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालते हैं तो ये अपसरित करेगा, लेकिन पीछे की तरफ अपन देखेंगे तो ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस से गुजरेगी, अगर समांतर डालेंगे तो फोकस से ही गुजरेगी, अवतल हो तो गुजरेगी, उत्तल हो तो गुजरती हुई प्रतीत होगी, पहला। दूसरा अपना क्या कहता है, फोकसीय किरण नियम। फोकसीय किरण नियम कहता है यदि प्रकाश की किरण को अपन फोकस बिंदु में से गुजारते हैं, आपतित प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु में से गुजारते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी अवतल दर्पण में। और इसमें ये अपने को प्रकाश की किरण ऐसे लग रहा है कि फोकस में से आ रही है, फोकस बिंदु में से आ रही है, तो ये परावर्तन के बाद में क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों नियम ये लगेगा। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है अभिलंब किरण नियम। अभिलंब किरण नियम कहती है कि यदि प्रकाश की किरण को आप अभिलंब से होकर आपतित करते हो तो परावर्तन के बाद में वो अभिलंब से वापस से गुजरेगी। इधर भी अभिलंब से ऐसे लग रहा है अपने को आ रही है तो वापस अभिलंब से जाएगी। कारण इसका ये है कि प्रत्येक दर्पण, गोलीय दर्पण है, उसकी जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है वो अभिलंब वक्रता केंद्र से क्या होता है, अभिलंब होता है। तो अभिलंब से आएगी तो अभिलंब से जाएगी, तो उस दौरान आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगला नियम है तिर्यक किरण नियम। तिर्यक किरण नियम क्या कहता है, यदि ध्रुव पर किसी कोण से प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो उसी कोण से, जैसे 30 डिग्री पे आपतित हो रही है, नियम पढ़ा है, परावर्तन तो वही होगा, तो 30 डिग्री से वापस से परावर्तित हो जाएगी, 45 से आएगी तो 45 से वापस परावर्तित हो जाएगी, ये तिर्यक किरण नियम। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी ऐसा होता है कि जिस कोण से आपतित हो रही है उसी कोण से वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो ये 4 प्रकार के हमें नियम थे प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक है, आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंट भाग है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए एक सारणी आपकी बुक में दे रखी है। ठीक है ना, बच्चों को मैं कहता हूं कि ये सारणी आप पढ़ के आना, इसको याद करना, तो वो कहते हैं सर याद ही नहीं होती। तो इसका एक छोटा सा अपने तरीका ढूंढने का एक ट्रिक है, जुगाड़ है, ऐसे मान लो अपना, उसके आधार पे अपने के पूरा याद हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है वो समझना आपको। सबसे पहले तो अपने को कहानी यहां से देखनी है कि अवतल दर्पण है, कैसा दर्पण है, अपने अवतल दर्पण है, दर्पण की कहानी करते हैं। ठीक है, लेंस में जाएंगे तब सिस्टम अलग होगा, वहां से देखेंगे, दर्पण की देखें पहले। तो अवतल दर्पण में देखो वह आ रहा है, क्या आ रहा है, वह आ रहा है, याद हो जाएगा, वह आ रहा है, इसका मतलब इसके जो प्रतिबिंब बनेंगे वो बनेंगे वास्तविक। कैसे बनेंगे, वास्तविक, याद रह जाएगा। अवतल दर्पण में वह आ रहा है तो इसका मतलब इसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। और एक अपवाद है उसको छोड़ देंगे, अभी आपको इतना ही समझना है, जो समझा ना उसे के अकॉर्डिंग चलो, अपने आप समझ में आता रहेगा। अवतल दर्पण में वह आ रहा है, इसका मतलब इसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। अब आपको पता है कोई भी वास्तविक चीज होती है, वास्तविक बात होती है कोई, तो हमेशा अपन जैसे कह देते हैं कि मुंह पे कहने वाली बात होती है तो कड़वी लगती है अगले को, जैसे कई लोग हैं सामने कह देते हैं तो वो अगले को कड़वी लगती है, वैसे वास्तविक बात कहते हैं तो अगले को उल्टी लगती है। आभासी कहते हैं तो वो अच्छी लगती है, वो सीधी लगती है बात, लेकिन वास्तविक बात कहते हैं तो क्या लगती है, वो उल्टी लगती है। इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक जो प्रतिबिंब होंगे वो उल्टे होंगे, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, समझ आया। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये हो गई इसकी प्रकृति कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण होता है उनकी प्रकृति क्या है, तो वास्तविक और उल्टा बनाता है। याद हो जाएगा इतना कि वह है वास्तविक है, और वास्तविक बात हमेशा क्या लगती है, उल्टी लगती है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, एक नंबर। दूसरी 3 चीज याद करते हैं इसमें अपने, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो ये हो गई, ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की प्रकृति, जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी
प्रकृति, प्रतिबिंब की क्या होगी? प्रकृति। वास्तविक और उल्टा का होने को याद रखना है, ठीक है। एक अपवाद आएगा इसका, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। अब क्या याद करना है आपको? आपको एक तो ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये देखो, आपको पता है फोकस बिंदु है, ये अनंत है, ये C और C का मतलब वक्र का केंद्र हो गया। ये C से परे का मतलब C से दूर, C से दूर, C से परे या C से दूर भी कह सकता हूँ। ये हो गया C और F के मध्य, C और F के बीच में। समझ आ गई बात? जैसे अपन प्रतिबिंब बनाते हैं, जैसे आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो इसमें ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, तो मैंने, और ये यहाँ अनंत हो गया, पता ही नहीं अपने को, ये क्या हो गया? अनंत, ठीक है ना। तो वस्तु है अनंत पे, ये हो गया C, ये हो गया F, ये ध्रुव है O। तो अपन वस्तु को कैसे रखते जाएंगे दूरी के हिसाब से? पहले अनंत पे रख लिया, C, फिर यहाँ रख ली वस्तु अनंत पे, फिर C से दूर यानी C से परे, फिर C पर, फिर C और F के मध्य, फिर F पर, ऐसे रखते जाएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। लेकिन आपको याद क्या करना है? आपको याद करना है ये जो मैंने ये ट्रिक से बनाई है, ये कैसे याद करोगे वो देखो आप। तो ये फोकस बिंदु हो गया, ये अनंत हो गया, ये C यानी वक्र का केंद्र हो गया, C से परे मतलब C से दूर। अभी और अपन ये चित्र बनाएंगे कि और आपको समझ में आएगा। और C और F के मध्य, तो आपको क्या याद करना है? ये है हो गया, और ये अनंत है, वो 8 सा लग रहा है, और 8 लेटा हुआ है ऐसे, 8 सीधा होता है, सीधा तो आपके 8 ऐसा होता है, लेकिन ये लेटा हुआ है ऐसे। तो अपने को क्या करना है? 30 cc अपने को याद क्या करना है? यहाँ आपको यहाँ से शब्द याद करना है 40 cc, 30 cc। ये है 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य, ये लाइन याद रखनी है आपको। 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य। देखो भूलोगे नहीं जिंदगी भरी, जिंदगी भरी नहीं भूलोगे। 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य। इसको अगर अच्छे से याद कर लिया तो ये पूरा चैप्टर याद है मतलब आपको। इसके क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल, इसके चित्र निर्माण, फिर आगे लेंस पढ़ेंगे तो वो भी अगर इसको ढंग से आपने पढ़ लिया दर्पण को, तो लेंस भी आपको समझ में आ जाएगा इजी। तो क्या याद करना आपको? 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य। एक लाइन याद करनी है कि 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य, याद हो जाएगी। 30 cc, C से परे तो C और F के मध्य। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर अपन वस्तु यहाँ लेते हैं, अगर वस्तु को अपन बिंब भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिंब। बिंब या वस्तु को यहाँ लेते हैं तो यहाँ बनेगा आपका प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। समझ आएगा? यदि वस्तु या बिंब को अपन फोकस बिंदु पर लेते हैं F पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। याद हो गया? सिंपल। यदि अगर वस्तु या बिंब को अपन वक्र का केंद्र C पर लेते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C पर बनेगा। और C से परे या C से दूर लेते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? C और F के मध्य। बनाएंगे अपन, बाकायदा बना के देखेंगे चित्र। तो ये हो गया एक तो 3 कंडीशन। दूसरी उल्टा करने इसका, यहां पे अपन बिंब या वस्तु को ले लें, बिंब या वस्तु, आपकी बिंब या वस्तु है उसको इस साइड में ले लेते हैं, यानी C और F के मध्य ले लेते हैं, तो यहां क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। यानी विपरीत भी हो जाता है। आप F पर वस्तु को रखते हो या बिंब को रखते हो, प्रतिबिंब का बना अनंत पर। अगर आप अनंत पे रखते हो वस्तु या बिंब को तो प्रतिबिंब का बनेगा F पर। C पर रखते हो तो C पर बनेगा, C का C पे तो सेम ही है। अगर C से परे या C से दूर रखते हो वस्तु को तो प्रतिबिंब C और F के मध्य। और अगर वस्तु या बिंब को अपन C और F के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा C से परे। तो कितनी स्थितियां होगी? 1 2 3 और 4 और 5। इसका मतलब 5 इनके दर्पण के अपन किरण आरेख चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण के, और एक अपवाद वाला बनाएंगे।
तो 6 अपन चित्र बनाएंगे, समझ गए। दोबारा एक बार बता देता हूं, देखो मैंने बताया आपको अवतल, अवतल का मतलब वह है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक। कैसा बनेगा, वास्तविक। आप ध्यान से समझो, पूरा समझना पड़ेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बात हमेशा क्या लगती है, उल्टी लगती है। इसका मतलब वास्तविक बात हमेशा क्या लगती है, उल्टी लगती है। इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। इतनी बात तो इस नाम से होगी अवतल दर्पण में, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा है, आपको याद करना है फटी सीसी, सी से परे या दूर, एक ही होता है। तो सी और एफ के मध्य, याद हो जाएगी। तो मैं बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्यों जोर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके पूरा आगे चैप्टर क्लियर हो जाए एक साथ। कैसे को देखो, तो फटी सी से परे या दूर, तो सी और एफ के मध्य। इसका मतलब वस्तु को अगर एफ पर रखते हो आप, तो प्रतिबिंब काम बनेगा अनंत पर, और यदि वस्तु को अनंत पर रखते हो तो प्रतिबिंब काम बनेगा एफ पर। सी पर रखते हो वक्रता केंद्र तो हमेशा सी पर बनेगा, इधर तो चाहिए तो सी पर। और सी से दूर रखते हो आप, सी से दूर या सी से परे रखते हो तो सी और एफ के मध्य बनेगा। और यदि वस्तु या बिंब को सी और एफ के मध्य रखते हो तो प्रतिबिंब बनेगा सी से दूर या परे, समझे। ये हो गई, ये तो हो गई प्रकृति, ये तो क्या होगी, प्रकृति। ये हो गई इसकी स्थिति, कहाँ बनेगा, उनकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति। तो ये तो हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति, ये प्रतिबिंब की स्थिति। और एक होती है प्रतिबिंब की साइज या आकार, तो वो अपन चित्र से देख लेंगे, कि छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, वो अपन चित्र से ही देख लेंगे, पता चल जाएगा, वो चित्र से देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रतिबिंब। अब इससे एक सारणी बनती है, अपनी सारणी बनती है क्या, ये तो अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण की सारणी दे रखी है। क्या सारणी दे रखी है, देखो याद रखिएगा। एक तो बिंब की स्थिति, किसकी स्थिति, बिंब की स्थिति। एक है प्रतिबिंब की स्थिति। फिर आएगा आपका साइज और प्रकृति, ठीक है, साइज और प्रकृति। तो बिंब को नंबर 1 अपन फोकस बिंदु पे लेते हैं, कहाँ लेते हैं, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पे लेते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर। प्रतिबिंब बनेगा आपका अनंत पर, ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पर। यदि दोनों के लिए अपन अनंत पर लेते हैं, वस्तु को अनंत पर लेते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस से बिंदु पर बनेगा ही, ये दो हो गए। तीसरा आधार पर अपन लेते हैं वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र, तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा, बन गया। धीरे